होने से मुझे बताओ। यस, स्टार्टेड। स्क्रीन भी शेयर है? यस सर। क्यों सर? ओके, चलो सर स्टार्ट करते हैं। आज का इनकम टैक्स क्लास। और इनकम टैक्स में आज पीजीबीपी के अंदर एक स्पेशल कुछ सेक्शन है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँ। वीवीआईपी सेक्शन है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। और इम्पॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर सेक्शंस के ऊपर बेस करके क्वेश्चंस भी बहुत पॉपुलरली आता है, तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दिस सेक्शंस। ठीक है, तो पीजीबीपी बेसिकली क्या है मैं उस पर और बात नहीं करूंगा। प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस, क्योंकि काफी दिनों से करा रहा हूँ टॉपिक, इट्स अ वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है सर। पीजीबीपी जो टॉपिक है इट्स रियली अ बिग टॉपिक इन इनकम टैक्स। तो और एग्जाम में भी अच्छा खासा एरिया भी कवर कर लेता है। सर कहना क्या चाहते हो? सर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। आयन, गुड इवनिंग आयन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं आप लोगों को लास्ट क्लास सेक्शन 43B पे एक स्पेशल क्वेश्चन कराया था, है ना? इसमें कुछ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स था। सेक्शन 43B कुछ ऐसे डिडक्शंस होते हैं जहां पर सर्टेन डिडक्शंस टू बी मेड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट्स, है ना? तो ये एक स्पेशल एरिया था, जो लोग लास्ट क्लास किया है उनको बहुत ही अच्छे से पता होगा। लास्ट क्लास 43B पे एक क्वेश्चन डिस्कशंस भी हुआ था, प्रोविजंस का भी डिस्कशंस हुआ था। और 40B पे, है ना, 40B के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, वो मोस्ट प्रोबेबली पार्टनरशिप फार्म का एक कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन तो बनता रहेगा ऐसा, लेकिन बहुत सारा अलग अलग पहलू हैं, हर पहलू को जानना, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल का जो रियल लाइफ एग्जाम होता है, ठीक है, मैंने रियल सिचुएशंस हो या फिर एग्जाम सिचुएशंस, आपको कभी भी कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आपका क्लाइंट किसी भी पॉइंट को लेके आपके सामने आ सकता है। तो एज ए प्रोफेशनल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप हर पहलू के लिए रेडी रहो। और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हो या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, वो आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करेगा कि क्लाइंट को हर एंगल से आप उनको सपोर्ट कर पाओ। ठीक है, उनका जो सर्विस है, जो नॉलेज है, उन जिस प्रॉब्लम को लेके वो आपके पास आएगा, आप उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग तो ऑन हुआ था ना सर? मुझे बताओ थे। ठीक है, तो सर आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी टेकन एज द full value of the consideration in respect of transfer, even if the same are held by the transferor as stock in trade। एंड इस सेक्शंस के बारे में चर्चा होगा सर सेक्शन 43CA। ओके, सेक्शन 43CA तो वीवीआईपी सेक्शन है सर। सबसे पहले तो ये सेक्शन क्यों है, ये इसके बारे में पहले नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, उसके बाद इस रिगार्डिंग एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, तो पहले प्रोविजंस भी बताना पड़ेगा, फिर आपको एग्जाम्पल्स भी बताना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कैसे हो सकता है, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से डेवलप कर लेंगे सर। तो दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे आज मुझे बात करने का बड़ा इच्छा है। मैंने वही टारगेट है सर। एक है 43CA एंड अनदर इज 44AA। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी किनके लिए होता है, और 43CA जो बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे बात करता है। माने अगर कोई बिजनेसमैन या एसएससी लैंड और बिल्डिंग या दोनों बेचता है सर, ठीक है, तो उसी के ऊपर बात है। मैं पहले आपको पहले थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा सर, पहले ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि बात थोड़ा सा अनकॉमन टाइप का है, बट सुनने में अनकॉमन है बट रियल में बड़ा कॉमन है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सुनो, प्रोविजंस को थोड़ा मेरे साथ रीड करो, लॉ क्या कहता है, माने इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सुन लोगे, जान लोगे, फिर आगे इस रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट्स नॉट वेरी टफ, इजी प्रोविजंस है, तो पहले थोड़ा सा पेशेंस रखो सर।
तो वेयर द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ एन एसेट, माने आपके पास कोई एसेट है, आप कौन सर, आप एसएससी, ठीक है, आपका एसेट, एसेट के तौर पे किस एसेट का बात हो रहा है सर, माने आपका एसएससी कौन होता है, जिसका इनकम टैक्स कैलकुलेशंस होते हैं उन्हें हम एसएससी कहते हैं। अब एसएससी का कौन सा एसेट के बारे में बात हो रहा है, लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ओके, लैंड और बिल्डिंग और, तो यहाँ पर 43 CA, अच्छा ये सब जो भी सेक्शन अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना सर, ये सब अदर प्रोविजंस का पार्ट है। सर एक बात आप लोग भूलना नहीं, मैं बार बार याद दिलाता रहता हूँ, मैं मानता हूँ कि आप लोग बार बार सुनने पे बोर हो जाते हो, पर क्या है ना, कुछ बातें बोरिंग भी बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है सर, मैं आपको बता रहा हूँ बातें बोरिंग है पर बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को लास्ट कुछ दिनों क्लासेस में टीजीबीपी में ऑलमोस्ट 11-12 लेक्चर्स हो चुका है, तो उसमें आप देखोगे कि मैं पूरा जो आप लोगों को डिस्कशंस किया, सबसे पहले तो पीएल को कैसे रेक्टिफाई करना है उसी की पूरा फोकस है कि कौन सा अमाउंट डिडक्टेबल है और कौन सा अमाउंट नॉट डिडक्टेबल है। तो सेक्शन 29-30 से जो स्टार्ट हुआ है 30-31 से, वहां पर सारा अमाउंट्स नॉट अमाउंट्स डिडक्टेबल था। फिर सेक्शन 40-41 पे हम लोग देखा कि अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल, ठीक है। फिर ऐसा करते करते हम लोग कुछ अदर प्रोविजंस तक पहुंच गए सर, ठीक है, अदर प्रोविजंस पे। सर 43B सर्टेन डिडक्शंस एक्चुअली पेमेंट पे अलाउड होता है, नहीं तो नहीं। मैंने कहाँ अलाउड होता है सर, पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट कर सकते हैं, यस और नो, इसके ऊपर बातें हैं। तो इस तरह का प्रोविजंस का डिस्कशंस हो गया। अब मैं आपको जिस पॉइंट पे बात कर रहा हूं सर, ये अदर प्रोविजंस के अंदर आता है। अब अदर प्रोविजंस में जितना भी पॉपुलर सेक्शंस है, मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा, ये डिस्कशंस मैंने पहले भी एक बार किया था, क्योंकि मैं हमेशा A to Z सेक्शंस को एक बार बताता रहता हूँ। 43CA, 44AB, 44AD, 44ADA, ठीक है, 44AE, ठीक है, दीज आर दी 3-4 सेक्शंस। ये कुछ 3-4 सेक्शंस हैं जो अदर प्रोविजंस के अंदर पीजीपीपी में होता है सर, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली ये एक सेक्शंस इंडिविजुअल लेवल पे काफी पॉपुलर भी है, ठीक है। तो उसी में से एक सेक्शन है अदर प्रोविजंस के अंदर, याद रखिएगा सर, दीज आर दी पार्ट ऑफ अदर प्रोविजंस, जिसमें हम लोग 43CA के अंदर बात कर रहे हैं। और 43CA कौन से मैटर पे बात करता है सर, एक बिजनेसमैन, आप किसका हिसाब कर रहे हो सर, आप एक पीजीबीपी का हिसाब कर रहे हो। पीजीबीपी माने प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस। तो आप जब एक बिजनेसमैन का या प्रोफेशनल का जो आपका एसएससी है, ठीक है, जिसका उनका जब आप एक कैलकुलेशंस कर रहे हो, टैक्स कैलकुलेशंस रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ एन एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ अदर देन कैपिटल एसेट। सर सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा बता देता हूं, सर कैपिटल एसेट क्या होता है। सर कैपिटल एसेट उस एसेट को कहते हैं जिसको सेल करके कैपिटल गेन होता है। तो नॉर्मली लैंड बिल्डिंग भी कैपिटल एसेट है, लैंड बिल्डिंग को भी कैपिटल एसेट का जो डेफिनेशन है वहां पर रखा गया है। बट इन आवर करंट सिनेरियोज हम लोग बिजनेस के अंदर बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम इसको कैपिटल एसेट छोड़ के, अगर किसी के पास कोई लैंड बिल्डिंग है, लाइक अगर उसके पास वो स्टॉक के कारण है, मतलब जमीन का वो बिजनेस करते हैं, तो अगर आप जमीन का बिजनेस करते हो या बिल्डिंग का बिजनेस करते हो, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा, है ना। कैपिटल एसेट माने अगर आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, तो आपके लिए वो पूंजी की तरह है, पूंजी माने कैपिटल की तरह है। आप उसको एसेट की तरह पालते हो, फिर 5 साल 10 साल बाद बेचते हो, फिर कैपिटल गेन करते हो। और कैपिटल गेन टैक्सेशन नेक्स्ट टॉपिक होगा, है ना। कैपिटल गेन टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, माने नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा हो जाएगा सर, नेक्स्ट वीक हम लोग कैपिटल गेन पे डिटेल्स डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। सो कैपिटल गेन में हम लोग कैपिटल एसेट को सेल करके क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको बस इतना समझाया जा रहा है सर कि अगर कोई एसएससी या बिजनेसमैन लैंड और बिल्डिंग बोथ सेल कर रहा है, पर वो लैंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट नहीं है। सर कैपिटल एसेट नहीं है तो फिर क्या है सर, स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड माने जिस चीज का आप बिजनेस करते हो ना वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड होता है।
माने आप कहीं ना कहीं लैंड बिल्डिंग को स्टॉक की तरह ट्रीट करते हो। जमीन का धंधा है आपका या बिल्डिंग बेचने का धंधा है आपका। सर धंधा वर्ड में भी थोड़ा स्लैंग लगता है, बट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। दिस इज योर बिजनेस। आप कोई प्रोमोटर हो, आप कोई रियल एस्टेट ब्रोकर हो, समथिंग लाइक दैट, या फिर आप नॉर्मल हो बट आप कभी कभी लैंड बिल्डिंग बेचते रहते हो, ठीक है। सो बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सर आपके मन में सवाल है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होता है ना? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होता है? आप लोग कभी घर वगैरह खरीदे हो, घर पे देखे होंगे सर। कभी कोई फ्लैट, कभी कोई प्रॉपर्टी, कभी कोई लैंड परचेस होगा आपके घर पे। अरे, और जब भी वो प्रॉपर्टी परचेस होता है, उस पे आप देखना माँ पापा या घर के बड़े बार बार रजिस्ट्री बोलता है, रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री रजिस्ट्री करने जाना है, गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ता है। कभी कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी घर पे आ जाते हैं, जो भी आप चाहोगे अरेंज किया करवाया जा सकता है। तो रजिस्ट्री करने के लिए लोग जाते हैं, और वो रजिस्ट्री करने के टाइम पे गवर्नमेंट के घर में एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस और एक स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देना पड़ता है। समझ रहे हो सर? तो सरकारी हिसाब से एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है किसी भी एसेट का, माने जब भी आप कोई प्रॉपर्टी किसी को सेल करते हो। तो वही बात यहाँ पर कर रहा है कि आप जब कोई लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, इन बिजनेस के केस में आप जब कोई लैंड और बिल्डिंग अगर कोई एसएससी सेल करता है और बदले में जो कंसिडरेशन ले रहा है, यानी समथिंग इन रिटर्न पे जो भी पैसा या वैल्यूएशन वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। सो वेयर द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ एन एसेट, आपके पास लैंड जो है वो आपका एक एसेट है। तो लैंड को आपने किसी को ट्रांसफर किया, मैंने सेल किया, सिंपल, ठीक है। अदर देन कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट नहीं है। बिंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, या फिर लैंड बिल्डिंग दोनों हो सकता है, या सिर्फ लैंड या सिर्फ बिल्डिंग हो सकता है। और किस वैल्यू पे ट्रांसफर कर रहे हो? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो गवर्नमेंट ने रेडी करके रखा है उससे भी कम दाम में। समझ रहे हो सर? मैं आपको दिखाता हूँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मार्केट में कैसे सिस्टम होता है, और उस पर स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी लगता है। द वैल्यू सो एडेप्टेड और असेस्ड और एसेसिबल, ठीक है। ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है, ये गवर्नमेंट वैल्यूअर होते हैं सर, वो इसको वैल्यूएशन करते हैं। द वैल्यू सो एडेप्टेड और असेस्ड or accessible, that is the stamp duty value, shall be deemed to be the full value considerations for the purpose of computing income under the head PGBP, ठीक है। अगर स्पेशली अगर वो कम दाम में हो जाता है ना, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को मेनली कंसिडरेशन वैल्यू माना जाता है। If the stamp duty value does not exceed 110% of the actual consideration received or accruing, then such consideration shall be deemed to be the full value of the consideration for the purpose of computing profits and gains from transfer of such assets. Further, where the date of an agreement fixing the value of the consideration for the transfer of the asset and the date of registration of the transfer of the assets are not same, the stamp duty value may be taken as the date of agreement for transfer instead of the on the date of registration for such transfer. एग्रीमेंट डेट को लिया जाता है, ना कि रजिस्ट्रेशन डेट को लिया जाता है, ठीक है। सर ये टॉपिक जो है ना, आपको एग्जांपल्स बताने से ना आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अभी लग रहा है कि सर एक ही बात क्या बार बार हो रहा है, जैसे ये वाला पॉइंट में भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना सर। Where the date of an agreement fixing the value of consideration for the transfer of the asset and the date of registration of the transfer of the assets are not same. The stamp duty value may be taken as the date of the agreement for transfer instead of the date of registration of for such transfer. यानी registration dates की जगह agreement date का जो consideration value है उसको लिया जा सकता है as per the income tax act. मैं दिखाता हूँ आपको, अभी शो करता हूँ। Provided at least a part of the consideration has been received by way of an account pay check or account pay bank draft or use of ECS, an online electronic clearing system, through a bank account or through such other prescribed electronic mode on or before the date of the agreement. मैंने जो भी कंसिडरेशन, अगर पार्ट कंसिडरेशन भी आप ऑनलाइन में रिसीव कर रहे हो, बेसिकली कोई प्रूफ के थ्रू से रिसीव कर रहे हो, तो ही जाके आप एग्रीमेंट डेट का वैल्यूएशन ले सकते हो। नहीं तो जो सबसे हाईएस्ट होगा, दैट इज रजिस्ट्रेशन डेट का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, वो वैल्यू ले लिया जाता है। सर कुछ नहीं समझ में आया, यही बोलोगे ना सर? क्या कहते हो सर? समझ में नहीं आया ना? अरे बोलो। मैं हमेशा पूछता रहता हूँ समझ में आया कि नहीं आया। मैं अभी पूछ रहा हूँ कि समझ में नहीं आया होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ यस सर, समझ में नहीं आया है इसमें मुझे बोला यस सर, थैंक यू सर। इतना ऑनेस्टी तो मेंटेन करना चाहिए। वेरी गुड सर, वेट सर, समझ में आ जाएगा। जैसे स्टैम्प ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, स्टैम्प ड्यूटी या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको थोड़ा सा
दिखाता हूँ। ऐसे ये सब टॉपिक आप कहाँ मिल जाएगा आपको, या आपको कोई भी ऑनलाइन साइट लाइक मैजिक ब्रिक्स, 99 एकड़, यहाँ पर ना आपको ये सब नॉलेज के बारे में मिलेगा। जैसे व्हाट प्रॉपर्टीज आर exempted फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टीज दैट आर परचेज्ड फॉर गवर्नमेंट यूजेज आर exempt फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। What is the stamp duty? Stamp duty payment West Bengal is the fee paid by a person on the sale of property. जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हो और गवर्नमेंट को एक फी जमा करते हो, उसे स्टैम्प ड्यूटी फी कहते हैं। Who pays the stamp duty? At the time of stamp duty, जैसे कि ये वेस्ट बंगाल का बात है, आप कोई भी स्टेट का करो, आपको स्टेट का हिसाब मिलेगा, ठीक है। कैन यू क्लेम स्टैम्प ड्यूटी ऑन टैक्स, कैन यू यूज 100 रुपीज स्टैम्प इन ए मनी एग्रीमेंट, ठीक है। कैन स्टैम्प ड्यूटी बी रिफंडेड, ऐसे हजारों सवाल होता है। द बिग क्वेश्चन इज द स्टैम्प ड्यूटी होता क्या, ठीक है। सो स्टैम्प ड्यूटी बेसिकली गवर्नमेंट जब भी कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हैं, तो या फिर कोई अगर अपना प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करता है, तो उसे स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है उस रेस्पेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हर स्टेट को देना पड़ता है सर, जितना स्टेट्स है इंडिया में, सभी स्टेट को। जहां सेंट्रल का मैटर होता है जमीन वगैरह, सेंट्रल को मिलता है, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल में करंट स्टैम्प ड्यूटी मोटा मोटी 4%, किसी एरिया में अगर प्रॉपर्टी वैल्यू 25 लाख से कम है तो 4%, 40 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है 5%, ठीक है। अगर फीमेल के लिए थोड़ा सा, अच्छा नहीं सेम है, बिहार में फीमेल को थोड़ा बेनिफिट मिलता है सर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन रेट 1%। यानी अगर आज आप कोई प्रॉपर्टी, मानो 30 लाख का आपका कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, 25 लाख का कोई प्रॉपर्टी है आपका, अगर आप उसको किसी को ट्रांसफर कर, कोई किसी को ट्रांसफर कर रहा है, तो जो बेसिकली परचेज करते हैं उनको देना पड़ता है, जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना चाहता है। सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ट्रांसफर कर रहा है, तो ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस मिस्टर बी को देना पड़ेगा, ठीक है, किसको, गवर्नमेंट को। और साथ में स्टैम्प वैल्यू भी देना पड़ता है, प्रॉपर्टी वैल्यू जिसका वैल्यू 25 लाख से कम है, तो इस पूरा वैल्यूएशन को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहा जाता है। इसके ऊपर अगर 25 लाख है तो 25 लाख का 4% प्लस 1%, कुल मिला के 5%। माने आप हिसाब लगा लो, आप अगर 30 लाख है तो 30 लाख के प्रॉपर्टी पे अगर 5%, ठीक है, 5 नहीं 6% हो जाएगा, तो इन दैट केस 1,80,000 गवर्नमेंट के घर में जमा पड़ेगा। एक गवर्नमेंट उसको स्टैम्प ड्यूटी के नाम पे लेता है। स्टैम्प ड्यूटी माने एक तरह का टैक्स ही है, इट्स अ टाइप ऑफ टैक्स, ड्यूटी इज अ टैक्स, ठीक है, इसको स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन रेट वो भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन चार्जेस के हिसाब से लेता है। तो इस तरह का सिस्टम होता है सर। तो कोलकाता में या बंगाल के ज्यादातर एरिया में 4-5% का रेट चलता है सर, ठीक है। माने हावड़ा, कोलकाता, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, खड़गपुर, ये सब क्या है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया है, ये सब एरिया में ये रेट चल रहा है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी ये देखो, ये फॉलोइंग है, 2023 में थोड़ा बढ़ गया है, 6 to 7% है अभी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट वेस्ट बंगाल स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, ये सर वेबसाइट्स वगैरह में सारा चीज बता देता है, आप समझ रहे हो सर। तो मैं अभी स्टैम्प ड्यूटी का जस्ट एक आपको एक कॉमन आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। आपको जस्ट मैं कॉमन आइडिया दे रहा हूँ कि स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस इन वेस्ट बंगाल का, ये जस्ट एक ब्लॉग मुझे मिल गया मैजिक ब्रिक से। ऐसे ये लोग ना कोशिश करता है ऑलवेज लेटेस्ट रेट को मेंटेन करने का कोशिश ये लोग करता है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, इस तरह का स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह देना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं सर करेंटली, ये पीजीपीपी के अंडर में जब कोई एसएससी लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर करता है, तब उस केस में अगर स्टैम्प ड्यूटी से भी कम दाम पे कोई ट्रांसफर हो रहा है या फिर ज्यादा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, तब वैल्यूएशन क्या लिया जाएगा, ठीक है, इनकम वैल्यूएशन क्या लिया जाएगा, उसके बारे में 43 सीए बात करता है सर। फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बताता हूँ सर। अब आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा तो आपको ना क्लैरिटी मिलेगा, तो ध्यान से थोड़ा सा सुनिए, ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा सुनिए। ये जो टोटल वैल्यूएशंस का कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली ऐसे मतलब वैल्यू, मतलब जो वैल्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं एवरी स्टेट में होते हैं सर, वो वैल्यू करके गवर्नमेंट की तरफ से उसका अप्रूवल मिलता है, फिर जाके वो वैल्यूएशंस हो जाते हैं। तो आप उसको लेके ज्यादा दिमाग ना लगाएं, आपको बस ये हिसाब समझना पड़ेगा। तो जस्ट लुक एट दीज एग्जांपल्स, पीजीपीपी में इसका क्या हिसाब लगाएं। मैंने ये जो भी सिस्टम बताना चाह रहा है, इसमें किस डेट पे ट्रांसफर हो रहा है और उस ट्रांसफर डेट में वैल्यूएशंस क्या है। जैसे आपको ट्रांसफर का मतलब तो पहले दिन से पता है सर, यू नो द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर जैसे कि सेल एक ट्रांसफर होता है, ऐसे पीजीपीपी में आपको ट्रांसफर रिगार्डिंग मैंने हजारों बात कहा।
कि ट्रांसफर माने बेसिकली जब आप अपना प्रॉपर्टी किसी और को दे रहे हो, बदले में कुछ ले रहे हो। ऐसे जीएसटी में भी ट्रांसफर रिगार्डिंग डिस्कशंस होता है। सो डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। सर एक बात मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, स्टॉक इन ट्रेड माने बेसिकली जो लैंड बिल्डिंग का धंधा करता है, बिजनेस करता है। सर कहना क्या चाहते हो, जैसे आपको मैं एक चीज बताऊं, जो लोग रियल एस्टेट कंपनीज होते हैं, जैसे लोकल प्रोमोटर भी हो सकता है आपके आजू बाजू में, आप जहां भी रहते हो, स्पेशली जो लोग सिटी में रहते हैं, दे मस्ट नो। एग्जाम्पल के लिए एक कोई बड़ा नाम ले लेता हूँ सर, डीएलएफ, यूनिटेक। डीएलएफ, जैसे ये डीएलएफ, इसका मार्केट में शेयर भी है, बहुत बड़ा कंपनी है डीएलएफ। और डीएलएफ टावर तो हमारे कहाँ पर, कोलकाता में तो है ना सर, कोलकाता में है, नोएडा में भी, पूरा ऑल ओवर इंडिया में डीएलएफ का प्रॉपर्टीज है। सर कहना क्या चाहते हैं, सर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस इतना कहना चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं इनके लिए जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, डीएलएफ बिल्डिंग्स या प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, फ्लैट जिसके लिए लोग पागल है, एक फ्लैट मिल जाए कहीं पर भी हर कोई फ्लैट का दीवाना है। तो ऑब्वियसली डीएलएफ इज वन ऑफ द बिग डेवलपर इन द कंट्री, ठीक है, वन ऑफ द वेरी बिग डेवलपर इन द कंट्री। तो डीएलएफ क्या करते हैं, ये सब उनके लिए क्या है, कैपिटल एसेट है कि स्टॉक इन ट्रेड है, मुझे इतना बताओ। ये सब कैपिटल एसेट है क्या उनका, कैपिटल एसेट माने जो एसेट है। हाँ बोलो सर, बोलो। सर स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड है सर, है ना, वेरी गुड, यही मेन बातें हैं सर, कि जो बिजनेस करता है प्रॉपर्टी का, लैंड का, उनके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है। जैसे बिस्किट दुकान में, बिस्किट अगर आप कोई दुकान में जाते हो बिस्किट्स खरीदने, तो उसके लिए बिस्किट्स क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है। लेकिन घर पे वही चीज खाने का स्टॉक है, ठीक है, वो फूड है, ठीक है, लेकिन दुकानदार के लिए वो खाना नहीं है सर, दुकानदार के लिए वो बेचने का स्टॉक है। सिमिलरली नॉर्मल लोगों के पास जो बिल्डिंग होते हैं, एक रहने के लिए एक्स्ट्रा अगर कहीं है तो इन्वेस्टमेंट की तरह है, कैपिटल एसेट है, बाद में बेच के गेन होगा। लेकिन जो लोग इसका बिजनेस करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी डीलर है, वो लोग क्या करता है, यही प्रॉपर्टी को मार्केट में बेचता है, खरीदता है, यही तो करता रहता है। मैं उनके बारे में आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। तो जो बिजनेसमैन लैंड बिल्डिंग को एज ए स्टॉक इन ट्रेड मेंटेन कर रहा था, ठीक है, हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ना कि कैपिटल एसेट। सर कैपिटल एसेट भी तो हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, बट कैपिटल एसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कैपिटल गेन चैप्टर में ट्रीटमेंट होता है, पॉइंट टू बी नोटेड है, उसका यहाँ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अगर कोई ट्रांसफर कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेगा तो उसका ट्रीटमेंट कैपिटल गेन चैप्टर में होता है, यहाँ नहीं, उसका अलग हिसाब है। डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, इसमें जब आप ट्रांसफर कर रहे हो, आप कौन, आप बिजनेसमैन हो, आपका लैंड प्रॉपर्टी का बिजनेस है, एक्चुअल कंसिडरेशन कितना आप रिसीव कर रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, मार्केट में गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, ठीक है, एग्रीमेंट डेट पे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होगा, ठीक है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होगा। सिर्फ तीनों ही नहीं होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 वैल्यू है, ठीक है, 120 का भी वैल्यू है, ये सब रुपीज इन लाख से, हाँ, 100 लाख का वैल्यू है, 120 का भी वैल्यूएशन है, 130 का भी वैल्यूएशन है, बट फुल वैल्यू कंसिडरेशन 120 लाख को लिया गया। सो व्हाई 120, व्हाई नॉट 100, व्हाई नॉट 130, ओके, देन व्हाई 120 शुड बी टेकन, क्यों इसको लिया गया। सर इसके पीछे ही तो कहानी, ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का जो 43CA का कहानी है ना, ये कहानी आपको यही चीज बताता है कि प्रॉपर्टी का एक्चुअल कंसिडरेशन, मानो कोई सेलर, ठीक है, जिसके पास लैंड बिल्डिंग है, वो 100 लाख में प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, ठीक है, वो 100 लाख में माने प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे लैंड बिल्डिंग को सेल कर रहा है, एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है 100 लाख पे, ठीक है, ₹10 लाख रिसीव बाय अकाउंट पे चेक, माने पार्ट पेमेंट अकाउंट पे में हुआ है। लेकिन एग्रीमेंट डेट जिस दिन है, जिस दिन गवर्नमेंट के घर में एग्रीमेंट करने के लिए जा रहे हैं, उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बता रहा है 120,
और जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 130 एज पर द गवर्नमेंट रेट, और फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा 120। अब आपके मन में फिर से सवाल कि सर 120 ही क्यों, 100 को क्यों नहीं लिया गया? Why not 100? Why not 130? Why 120 should be chosen? ये जो 43CA ये जो टॉपिक है, ये जो सेक्शन है, ये एक्चुअली आपको इसी बात पे फोकस कराता है। सो एज ए टैक्स कंसल्टेंट या एज ए टैक्स प्रोफेशनल्स यू मस्ट नो कि 43CA क्या कहना चाहता है। मैं फिर से आपको प्रोविजंस दिखाता हूँ, अब देखो, अब धीरे धीरे थोड़ा सा समझ आएगा। Where the consideration for the transfer of an asset other than capital asset being land or building or both is less than the stamp duty value, the value so adapted or assessed or assessable shall be deemed to be the full value of the consideration for the purpose of the computing income under the PGBP. However, if the stamp duty value does not exceed 110% of the actual consideration received or accruing therein, such consideration shall be deemed to be the full value consideration for the purpose of computing PGBP from such transfer of such assets. ठीक है, अब इसी पॉइंट को आगे देखो सर, रिमार्क पढ़ो समझ में आएगा। एज पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, अच्छा सबसे पहला बात, मेन कंसिडरेशन कितना है, माने जिसने भी प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग सेल किया बदले में उनको कितना मिला, 100 लाख मिला। 100 लाख का एक पार्ट पेमेंट उनको 10 लाख अकाउंट पे ही चेक में रिसीव हुआ है, जो कि एक बड़ा ही ऑथेंटिक प्रूफ सोर्स है ना। As part of the consideration is received by account pay check on the date of agreement, stamp duty value on the date of agreement to be adapted as full value consideration. Stamp duty value on the date of agreement, जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा है उस दिन का जो वैल्यूएशन है उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा, बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110% ऑफ द कंसिडरेशन। 100 का 110% कितना होता है, प्लीज टेल मी। 100 का 110% कितना होता है? 110 होता है। 110 होता है ना, वही तो बता रहा हूँ। तो 100 का 110% 110 लाख होता है। ओके, तो इसका लेकिन 110 लाख से ज्यादा है कि कम है? एक्सीड कर रहा है। एक्सीड कर रहा है, और यहीं पर प्रोविजंस काम कर रहा है। 110 लाख जो वैल्यू हो रहा है उससे भी ज्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो एग्रीमेंट डेट पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उस वैल्यू को कंसिडरेशन के तौर पे पीजीबीपी के पर्पस में यूज किया जाएगा, ना कि जो कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है उसे यूज किया जाए। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। और यही बात आपको यहाँ चिल्ला चिल्ला के बताने का कोशिश कर रहा था। ये जो प्रोविजंस है यही बात आपको चिल्ला चिल्ला के समझाने का कोशिश कर रहा है। क्या क्या चिल्ला रहा है? However, if the stamp duty value does not exceed 110% of the actual consideration received or accruing, then such consideration will be deemed to be the full value consideration for the purpose of computing gain and profit of transfer of service. अगर 110% से कम होता ना तो actual consideration जितना उसको मिला था उसी को प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता था। सर इस सेक्शन का माने पर्पस को समझो, ये सेक्शंस का पर्पस को समझो। पर्पस समझोगे तो समझ में आएगा। एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना टैक्स अवॉइडेंस को कम करने के लिए, ठीक है, इस सेक्शन को डेवलप किया है। डिपार्टमेंट नहीं चाहता है कि गवर्नमेंट रेट से भी कम रेट में कोई अपना कंसिडरेशन शो करे, क्योंकि अगर कंसिडरेशन गवर्नमेंट रेट से भी कम हो जाए तो फिर पीजीपीपी में क्या इफेक्ट हो जाएगा। हेलो, आप 100 लाख कमा रहे हो सर, लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट बता रहा है कम से कम 120 लाख होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप 20 लाख कम दिखा रहे हो, है ना। आप 20 लाख को क्या कर रहे हो, 20 लाख से डिटोरिएट करा रहे हो अपने पीजीबीपी को, माने अपना प्रॉफिट को आप मैनिपुलेट कर रहे हो। यस और नो? जहां पर ओरिजिनल में आप 100 लाख दिखा रहे हो बट मार्केट में तो उससे भी ज्यादा है वैल्यूएशन, तो आप कम दाम में क्यों दिखाओ? और कम दाम दिखाने से आपका पीएल क्या हो जाएगा, वैल्यू कम पड़ जाएगा, नेट प्रॉफिट गिर जाएगा। नेट प्रॉफिट गिरेगा तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शंस कम हो जाएगा, और गवर्नमेंट कभी चाहेगा क्या कि उसका टैक्स कलेक्शन कम हो जाए? हेलो,
No, sir. समझ गए ना? So that is the point. Section 43CA has been inserted as an anti-avoidance measure to provide that where the consideration for the transfer of an asset other than capital asset, being land or building or both, is less than the stamp duty value, the value should adapted or assessed or accessible, that is the stamp duty value, shall be deemed to be the full value consideration for the purpose of computing income under the PGBP. Okay. However, if the stamp duty value does not exceed 110% of the consideration, जैसे कि 100 लाख का 110% 110 लाख होता है, अगर वो 110 लाख को क्रॉस नहीं करता है तो नो इशू, तो एक्चुअल जो वैल्यू है उसको लेके ले सकते हैं। बट अगर उसको भी क्रॉस कर जाता है तो फिर गवर्नमेंट का जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है एग्रीमेंट डेट पे उसको लिया जाएगा। गवर्नमेंट का जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है एग्रीमेंट डेट पे उस वैल्यू को लिया जाएगा फुल वैल्यू कंसिडरेशन के हिसाब से, बिजनेस का प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। समझ रहे हो सर? हाँ। और एक बात यहाँ पर बहुत क्लियरली बोला है, फर्दर वेयर द डेट ऑफ एन एग्रीमेंट फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एसेट, एसेट माने लैंड और बिल्डिंग, एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स आर नॉट सेम। ओके, ध्यान से सुनना, ट्रांसफर का डेट और रजिस्ट्रेशन का डेट अगर सेम नहीं है, the stamp duty value may be taken as the date on the agreement for transfer instead of the date of registration. Transfer date और registration date अगर सेम नहीं है तो agreement date को लिया जाएगा for the tax purpose for such transfer, provided at least, लेकिन एक शर्त पूरा करना होगा। बात को समझे, जिस डेट को एसेट ट्रांसफर हो रहा था, एसेट ट्रांसफर कब हो रहा था, पहला केस देख लो सर, ऐसे बहुत सारा केसेस है, आगे बताते हैं आपको। एसेट ट्रांसफर हो रहा है 1 सितंबर को। ओके, एसेट ट्रांसफर हो रहा है 1 सितंबर को। एग्रीमेंट डेट कब है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या एग्रीमेंट डेट पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब है? 1 जुलाई का। और रजिस्ट्रेशन कब है? 1 सितंबर का। ओके, तो यहाँ पर जिस दिन एसेट ट्रांसफर हो रहा है और जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है ये दोनों डेट सेम है, पर एग्रीमेंट डेट देखो उससे पहले का है। ट्रांसफर हो रहा है 1 सितंबर को, रजिस्ट्रेशन भी उसी डेट का माना जा रहा है, लेकिन एग्रीमेंट 1 जुलाई का हुआ है। तो आप 1 जुलाई वाला जो हिसाब है वो हिसाब ले सकते हो, बट रजिस्ट्रेशन डेट में आपका वैल्यू 123 लाख का है, एग्रीमेंट डेट पे 120 लाख का है, और एक्चुअल कंसिडरेशन आप शो कर रहे हो एज ए बिजनेसमैन। आप माने आप यहाँ पर एक बिजनेसमैन हो, मान के चलो, आप दिखा रहे हो 100 लाख। गवर्नमेंट कहता है कि पहला बात तो कि ये 100 लाख 110% से भी कम है एज पर दी गवर्नमेंट एसडीबी वैल्यू, एज पर दी गवर्नमेंट एसडीबी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से भी कम है, सॉरी ज्यादा है। तो ऑब्वियस बात है कि 100 लाख आपको अलाउ नहीं करेगा फुल वैल्यू कंसिडरेशन के तौर पे। ना क्वेश्चन इज दैट सर अगर 100 अलाउ नहीं करेगा तो कितना करेगा? तो गवर्नमेंट बोलता है कि जो आप एग्रीमेंट डेट पे कर रहे हो उतना करेगा, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको या तो पार्टली या तो फुल्ली जो पेमेंट आप रिसीव कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपको अकाउंट पे ही चेक, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इस तरह का किसी ना किसी उपाय में रिसीव करना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर कैश वगैरह में करोगे या फिर प्रेस्क्राइब्ड मोड में नहीं करोगे, तो फिर रजिस्ट्रेशन डेट वाला हिसाब आ जाएगा। ध्यान से सुनो बात को, थोड़ा सा ध्यान भटका दुर्घटना घटेगा, माने समझ में नहीं आएगा। Where the date of an agreement fixing the value of consideration for the transfer of the asset and the date of registration of the transfer of the assets are not same, the stamp duty value may be taken as on the date of the agreement for transfer instead on the date of registration for such transfer, provided at least a part of the consideration has been received by way of account pay check या फिर account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account like NEFT, RTGS, etc. ठीक है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, और ये जो भी होगा एग्रीमेंट डेट से पहले होगा। द प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स इंक्लूड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम, आधार पे, एटसेट्रा।
कब नोटिफाई किया? 29/1/2020 में ये सब नोटिफिकेशंस आया सीबीडीटी ने। किसने दिया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने। ऐसा नोटिफिकेशंस आता रहता है, मार्केट में अपडेट होता रहता है। आप लोग जब रियल लाइफ में टैक्स का काम करोगे, ऐसे नोटिफिकेशंस आपके लिए चरणामृत की तरह काम करेगा कि गवर्नमेंट क्या नोटिफाई किया है और आपको उसको ध्यान में रखना पड़ता है। करेंटली जितना यहाँ प्रोविजंस आपको समझाना चाहता है, आप उतना समझ लो कि आप एग्रीमेंट डेट का वैल्यू को ले सकते हो, बट ये कंडीशन भी फुलफिल होना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो मुश्किल, मुश्किल माने रजिस्ट्रेशन डेट का वैल्यू आ जाएगा। तो वो भी बता देता हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन डेट का वैल्यू सामने आ जाता है। और भी दो कंडीशंस है, और भी दो कंडीशंस है, वो भी थोड़ा सुन लो, ठीक है। ये जो भी मैं आपको बताया जा रहा हूँ सर, जैसे मैं आपको 2-3 बताया, एक तो 43 सीए का फर्स्ट पॉइंट कि क्या होने से क्या होता है, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट बताता है द असेसिंग ऑफिसर, माने जो ऑफिसर असेस करता है इनकम टैक्स के। असेसिंग ऑफिसर माने कौन? माने डिपार्टमेंट की तरफ से रे बाबा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। असेसिंग ऑफिसर में रेफर द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट टू अ वैल्यूएशन ऑफिसर, वैल्यूअर को दे देता है। नॉर्मली बैंक वगैरह के पास वैल्यूएशन ऑफिसर रहता है, ठीक है। तो ऑफिसर मेरे ऐसे बैंक के पास रहता है, मैंने उनके कनेक्शंस में रहता है। वैल्यूएशन ऑफिसर इंडिपेंडेंटली काम करता है। is defined in section 2 subsection R of the Wealth Tax Act 1957 in the following cases where the assessee claims before any assessing officer that the value adapted or assessed or assessable by the authority for payment of stamp duty exceeds the fair market value of the property as on the date of transfer, and the value so adapted or assessed or assessable on such authority has not been disputed in any appeal or revisions, or no reference has been made before any authority or court or high court, okay, and where the value ascertained by the valuation officer exceeds the value adapted or assessed or assessable by stamp valuation authority, the value adapted or assessable or shall be taken as the full value consideration received or accruing as a result of, ठीक है। अब ये भी आपको समझ में नहीं आया ना लास्ट दो पॉइंट? डोंट वरी, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया है, बट लास्ट 2-3 पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया। अब ये भी समझा देते हैं सर, ठीक है, ये भी समझा देते हैं। अब कुछ केस पढ़ लो ना, समझ में ऐसे भी आ जाएगा। अब एक केस आपने समझ गया ये वाला कि एक्चुअल कंसिडरेशन था, ट्रांसफर डेट एक 1 सितंबर था, ठीक है, 1 सितंबर। रजिस्ट्रेशन डेट भी बता रहे 1 सितंबर, ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट डेट है 1 जुलाई। एक्चुअल कंसिडरेशन 100 का है, 100 लाख का, और एग्रीमेंट डेट में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बता रहा है गवर्नमेंट का 120 लाख, जो कि 110% से ज्यादा है। रजिस्ट्रेशन डेट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बता रहा है 130 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो as part of the consideration is received by account pay check on the date of agreement, stamp duty value on the date of agreement to be adapted as full value consideration since the SDB exceeds 110% of the consideration, that is 110 lakh, ठीक है। So actual consideration को क्या माना जाएगा? एग्रीमेंट डेट वाला डेट 120 लाख माना जाएगा, इसको फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन इनकम टैक्स, ईजीबीपी। दूसरा सवाल देखते हैं, चलो और एक केस देखेंगे तो और क्लैरिटी हो। अगेन लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर कब हो रहा है? 1 सितंबर, ठीक है। 100 लाख एक्चुअल कंसिडरेशन, पर इसका जो पार्ट पेमेंट हुआ है ना सर 10 लाख रिसीव्ड बाय कैश, कब हुआ है? 1 जुलाई 2022 को। ध्यान से सुनना, एक्चुअल कंसिडरेशन का पार्ट पेमेंट जो रिसीव हुआ है वो कैश में हुआ है, माने प्रेस्क्राइब मोड में नहीं हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। एग्रीमेंट डेट पे माने 1 जुलाई 2022 पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गवर्नमेंट का 109 लाख का है, और 1 सितंबर में जिस दिन ऐसे ट्रांसफर हुआ था, जिस दिन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बता रहा है 130 लाख। नाउ क्वेश्चन इज दैट फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन इनकम टैक्स कौन सा लिया जाएगा? 100 लाख, 109 लाख या 130 लाख? द आंसर इज 130 लाख। बट नाउ क्वेश्चन अगेन कि सर 130 क्यों? अब इसमें जो कंडीशंस आपने पढ़ा उसको रिकॉल करना है। पहला बात, stamp duty value on the date of registration to be adapted as full value consideration and such SDB exceeds 110% of the consideration, पहला बात है। such SDB when stamp duty value exceeds 110% of the consideration, that is 110 लाख, है ना, that is 110 लाख, ये होना चाहिए। अगर वो एक्सेड कर जाता है 110
10% से भी ज्यादा हो जाता है तो फिर मतलब एग्रीमेंट डेट या रजिस्ट्रेशन डेट दिया जाता है। सिंस पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज बाय कैश ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है सर, पार्ट पेमेंट जो रिसीव हुआ है ना वो कैश में हुआ है और प्रेस्क्राइब मोड से बाहर हुआ है। तो अगर पार्ट पेमेंट रिसीव प्रेस्क्राइब मोड से बाहर होता है तो गवर्नमेंट कहता है एसडीपी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एक्चुअल कंसिडरेशन। एग्रीमेंट डेट का जो हिसाब है वो कैलकुलेशंस में नहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन डेट में जो वैल्यूएशन है उसी को लिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन डेट में नॉर्मली रेट हाई होता है, 1 सितंबर 2022 का रेट हाई है, एग्रीमेंट डेट में रेट लो है, ठीक है, तो यहाँ पर हाई रेट ही आ जाएगा, माने 130 लाख को वैल्यूएशन में काउंट किया जाएगा। इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट पेमेंट हुआ है ना वो कैश में हुआ है, दैट इज द रीजन। प्रेस्क्राइब मोड में होता तो ये वाला आ जाता। अब दूसरा और एक पॉइंट देखो, अच्छा ये तो 110% से कम भी था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 109 था एग्रीमेंट डेट पे और ये तो 100 लाख था, लेकिन फिर भी 130 हो गया, क्यों? क्योंकि प्रेस्क्राइब मोड फॉलो नहीं। और केस देख लो सर, पूरा केस सुन लो एक बार, फिर देखना दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगा। 31 मार्च 2023 को एसेट ट्रांसफर हुआ है, लैंड या बिल्डिंग जो भी आपका माने स्टॉक इन ट्रेड है, एसेट बोलना सही नहीं होगा, जो भी आपका स्टॉक इन ट्रेड है वो ट्रांसफर कब हुआ है? अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम इसे करंट एसेट कह सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग लैंग्वेज में करंट एसेट माने स्टॉक को करंट एसेट माना जाता है। सो 31 मार्च नहीं 31 जनवरी। तो लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर कब हो रहा है? 31 जनवरी को। ध्यान से देखो सर, एक्चुअल कंसिडरेशन 100 लाख है, जिसका पार्ट पेमेंट 10 लाख प्रेस्क्राइब मोड में हुआ है, अकाउंट पे ही चेक कब हुआ है? 1 जुलाई 2022। एग्रीमेंट डेट भी 1 जुलाई 2022 है, एग्रीमेंट डेट में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 109 लाख का है, रजिस्ट्रेशन डेट पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 130 लाख का है, बट यहाँ पर एक्चुअल कंसिडरेशन 100 लाख लिया जाएगा, माने फुल वैल्यू कंसिडरेशन, यानी जो एक्चुअल में रिसीव किया है। अब आप बोलोगे सर क्यों? सर क्योंकि पहला बात 110% क्रॉस नहीं किया, 100 का 110% 110 होता है, और एग्रीमेंट डेट पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 109 है। सो 109 110% से कम है, तो अगर 110% से कम है तो फिर एक्चुअल कंसिडरेशन 100 लाख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस तो एक्सीड तो नहीं किया। तो ये पहला कंडीशन था। दूसरा, पार्ट पेमेंट जो रिसीव किया है वो भी प्रेस्क्राइब मोड में किया है, तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक किया है, तो जो भी उसका एक्चुअल कंसिडरेशन है वही उसका फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा। अब इसी को आप रिमार्क में लिख ले लो, एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन विद द फुल वैल्यू कंसिडरेशन, जो एक्चुअल है वही फुल वैल्यू है। क्यों? Since SDP on the date of agreement does not exceed 110% of the actual consideration, SDP on the date of agreement can be considered as the actual consideration. Since part of the consideration is received by account pay check, which is the prescribed mode, है ना? Part of the payment prescribed mode पे हुआ है, तो सारा खेल एकदम as per provisions हुआ है, इसीलिए एक्चुअल जो हुआ है उसी को कंसिडरेशन फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ बीजीबी। हेलो, क्लैरिटी आया सर? अब बताओ, अब आना चाहिए, अब आना चाहिए, तब नहीं आना चाहिए था, अब आना चाहिए प्लीज सर। कि सबाई बुझते पारছে কি পারছে না? यस सर। इनकी हाँ बोल रहा है, बाकी लोग सनोन, नील, आयन, सभी को पूछ रहा हूँ। ओके, कोनिका, राहुल বুঝে যাচ্ছে? সমন্বিতা, शालिनी, ओके सर। आप देखो और एक हिसाब देख लो, और एक केस था 31 मार्च 2023, फुल वैल्यू कंसिडरेशन माने एक्चुअल कंसिडरेशन हुआ है 100 लाख का, लैंड बिल्डिंग सेल करके एक्चुअल में मिला है 100 लाख। अच्छा, फुल अमाउंट जो भी पूरा अमाउंट है ना पूरा कैश में दिया है, वो भी कब? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन, ठीक है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन।
रजिस्ट्रेशन के दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मार्केट में चल रहा है 130, ये रजिस्ट्रेशन डेट है, ये कॉलम रजिस्ट्रेशन डेट का दिन मैंने बेसिकली ये वाला, सॉरी ये तो फाइनल है, दिस इज द रजिस्ट्रेशन डेट 130 लाख का, वो भी 31 मार्च 2023 जिस दिन ट्रांसफर हुआ है, और एग्रीमेंट डेट 1 मई का था 2022 का, 1 मई 2022 का था, जिस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 120 लाख का था। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन किसको मानोगे, 100 लाख, 120 लाख कि 130 लाख? नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। पहला बात तो कि 100 लाख तो ऑब्वियसली 120 लाख 100 लाख को 110% को ज्यादा है ना, तो नो डाउट यहाँ पर तो 100 लाख तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एग्रीमेंट डेट पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है गवर्नमेंट का वो 120 है, और 120 लाख माने 110% से भी ज्यादा है, तो यहाँ पर तो ये 120 में ही आ जाता। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि पूरा अमाउंट जो उन्होंने रिसीव किया पूरा का पूरा कैश का है, तो उनका इनकम जो माना जाएगा ना वो 130 लाख माना जाएगा, दैट इज द रजिस्ट्रेशन डेट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। SDP on the date of registration would be full value because cash में लिया है, the full value consideration since the SDP exceed 110% of the consideration, वो तो 110 लाख था, और 110 लाख से हमारा एग्रीमेंट डेट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो पहला कंडीशन तो वहीं पर गड़बड़ है, और सेकंड थिंग फुल वैल्यू कंसिडरेशन कैश में हुआ है, तो आप एग्रीमेंट डेट वाला हिसाब भी नहीं ले पाओ, आपको 130 भी 30 ही करना पड़ेगा, बिकॉज रजिस्ट्रेशन डेट का जो हिसाब है वही आ जाएगा, मैंने जो सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप कैश भी कर दिए। तो इस तरह से सारा आपका प्रोविजन आपके अगेंस्ट में चला जाता है, और आपको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर करना। तो गवर्नमेंट इसको एक्चुअली क्यों बनाया, ये सेक्शंस को बनाने के पीछे मैंने 43 CA का यही कहानी है सर, कि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगा कि उसका टैक्स कलेक्शंस कम हो, माने कोई भी माने रियल एस्टेट बिजनेसमैन या प्रोमोटर या जो जिनका बेसिकली स्टॉक ट्रांसफर का काम है सर, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, जो बेसिकली स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे बिल्डिंग लैंड ये सब बेचने का काम करता है, वहां पर वो किसी भी तरह से वैल्यूएशंस को कम ना दिखाए, क्योंकि वैल्यू कम हो जाएगा गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शंस में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो इसीलिए 43 CA has been inserted as an anti-avoidance measure to provide that where the consideration for the transfer of an asset other than capital asset, ठीक है, माने जो बेसिकली लैंड बिल्डिंग का बिजनेस या धंधा करता है, धंधा माने बेसिकली बेचता है, लैंड बिल्डिंग सेल बाई करना ही उनका मेन काम है, उसमें गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहता कि वो कम दिखाए, तो अगर गवर्नमेंट रेट से भी कम हो जाए तो ये हिसाब किताब है, और अगर कैश ट्रांजैक्शन कर ले तो फिर जो रजिस्ट्रेशन डेट का सबसे बड़ा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसी को लिया जाता है। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द 43 CA। क्लियर? अब बताओ दो सर, समझ में आ गया? अब आपके मन में चला सर एग्जाम में क्या पूछेगा, सर वही पूछेगा, आपको 2-3 रेट दे देगा, कौन सा रेट आएगा वो आपको पता करना पड़ेगा, और इफ यू नो दी सिचुएशंस माने कौन सा सिचुएशंस में क्या होता है, तो आपका कैलकुलेशंस का जो पॉइंट है वो सही हो जाएगा। हेलो, सवाल कैसे ब्यापारটা क्लियर तो? थैंक यू। ओके, तो फिर अनदर सेक्शन में चले जाए, हाँ, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, नहीं अभी रुकना नहीं है, अभी तो आगे बढ़ना है, रुकना तो जो लोग थोड़ा सा अलग लेवल के होते हैं ना वो रुक जाते हैं, हम लोग रुकने से नहीं होगा, हम लोग को चलते 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 ही जाना है, ठीक है, चलते ही जाना है, बॉलीवुड में सारे गाने का मिल जाएगा, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं भी है, और चलते चलते यूं ही चल जाता हूँ, ठीक है, चलो हम लोग को चलते जाना है, किशोर कुमार का एक गाने का लाइन है, हमें चलते जाना है। ओके, कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे सर। कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ऐसे कौन सा बिजनेसमैन है या ऐसा कौन सा प्रोफेशनल्स है जिनको अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, किसके एंगल से, मैंने कोई अकाउंटेंट आके बोल दिया, हाँ कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल दिया, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट बोल दिया, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है इसलिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला है इसलिए,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स अपने ऑफिशियल गेजेट में बोला है इसलिए, ठीक है, अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। सर क्यों और कब, चलो देखते हैं, थोड़ा लंबा हिसाब है पर ध्यान से सुनना सर। सेक्शन 44AA एकदम दिल में लगा लो सर। किसको? तुझे दिल में लगा लूंगा, किसको लगाना है दिल में? 44AA को। हाँ, इंसान को दिल पे लगा के फायदा है सर, पता नहीं कब धोखा दे दे, लेकिन नॉलेज को दिल पे लगाओ, धोखा नहीं देगा। इंसान धोखा दे सकता है, हाँ बिल्कुल दे सकता है। कितना लोगों को प्यार करो, आज प्यार करोगे कल क्या पता बहुत ज्यादा भी प्यार कर सकता है, धोखा भी देके जा सकता है। लेकिन नॉलेज को प्यार करोगे कभी धोखा नहीं देगा, मैं हकीकत बता रहा हूँ सर। आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत एक्सपीरियंस ले चुके हो। हाँ सर, जिंदगी सिखाता रहता है, सबको सिखाता है। Maintenance of books of account and other documents by notified professions. Section 44AA subsection 1. The section provides that every person carrying on the legal, medical, engineering or architectural professions, लंबा लाइन है, और accountancy professions, मैंने CA/CMA और technical consultancy, CS कहाँ आ जाएगा, legal में आ जाएगा, or interior decorations or any other profession has been notified by the CBDT in the official gazette must statutorily maintain such books of accounts and other documents as may be enabled the assessing officer to compute his total income in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961. The maintenance of books of account and other documents by notified professions, section 44AA subsection 1 कहता है, the section provides that every person जो लीगल प्रोफेशन चलाते हैं, लाइक लॉयर, लाइक कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, लाइक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर्स, आर्किटेक्चरल प्रोफेशंस, अकाउंटेंसी प्रोफेशन, CA/CMA, टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशंस और एनी अदर प्रोफेशंस, अगर CBDT उनको नोटिफाई करता है, माने नोटिफाई मैंने अपने ऑफिशियल गैजेट में जिनका नाम आएगा, ऑफिशियल गैजेट एक नोटिफिकेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट अपने साइट में, CBDT अपने साइट में नोटिफिशियल मतलब ऑफिशियल गैजेट बोल के आता है सर, ठीक है। अब कभी भी CBDT के साइट में विजिट करोगे ना, ऑफिशियल गैजेट का हिसाब दिख जाएगा। ये CBDT का साइट है, यहाँ पर ऑफिशियल गैजेट वगैरह सारा का सारा डिटेल्स रहता है सर। आप वेबसाइट को थोड़ा गो थ्रू करो, आपको पता लगेगा, ठीक है। जो भी हिसाब आएगा, बेसिकली गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन जिस तरह से देते हैं उसको ऑफिशियल गैजेट कहते हैं, ठीक है। और उस ऑफिशियल गैजेट के थ्रू से आपको जो भी बताया जाता है आप उसको मानना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है। नाउ पॉइंट इज दैट, नाउ पॉइंट क्या है कि जिनको भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा उनको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग दिस प्रोफेशंस। नाउ नोटिफाइड प्रोफेशंस, द प्रोफेशन नोटिफाइड सो फार आर एज द प्रोफेशंस ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। कुछ नोटिफाइड प्रोफेशंस है, तो नोटिफाइड प्रोफेशंस के अंदर जो लोग आते हैं, ठीक है, आर एज द प्रोफेशंस ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, द प्रोफेशंस ऑफ फिल्म आर्टिस्ट, actor, cameraman, director, music director, art director, editor, singer, lyricist, story writer, screenplay writer, dialogue writer, and dress designer. The professions of company secretary and information technology professional and IT professionals. इनको notified profession category में रखा गया है. The professions notified so far are as the professions of authorized representative, the professions of film artist, actor, cameraman, director, music director, art director, editor, singer, lyricist, story writer, screenplay writer, dialogue writer, dress designer, professions of company secretary and IT professionals, जो नोटिफाइड कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बता के रखा है, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, इनके लिए अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, ठीक है। Prescribed books of accounts and other documents. The CBDT has been authorized having due regard to the nature of the business or professions carried on by any class of person to prescribe by rules of the books of accounts and other documents, including stock, money inventories, wherever necessary to be kept and maintained by the taxpayers. The particular to be continued therein and the form and the manner in which the place at which they must be kept and maintained. माने किस तरह से टैक्स पेयर मेंटेन करेगा वो भी बता देता है, ठीक है। प्रिस्क्राइब बाय रूल द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, इसमें स्टॉक का भी मेंटेनेंस होना चाहिए जहां जरूरत है, माने जहां स्टॉक मेंटेन होता है, माने जो भी हर प्रोफेशंस में स्टॉक का मैटर नहीं होता, बट अगर कोई प्रोफेशंस के अंदर स्टॉक का मैटर होता है उन्हें स्टॉक मेंटेन का भी हिसाब रखना पड़ता है।
ऐसे स्टॉक ऑडिट बोल के एक ऑडिट होते हैं जो नॉर्मली बड़े बिजनेस होते हैं उनको तो करना ही है सर, बट ये कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनके लिए मैंडेटरी करके रखा है, ठीक है। 44A भी आएगा, वहां पर हम लोग टैक्स ऑडिट करेंगे, वहां पर आपको पता लग ही जाएगा कि टर्नओवर बड़े होने से प्रोफेशनल के केस में एज वेल एज बिजनेस के केस में कि कैसे उनको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। और टैक्स ऑडिट करवाना माने अकाउंट्स तो मेंटेन करना मैंडेटरी होता ही है, क्योंकि ऑडिट किसका करोगे, अकाउंट्स का करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल बॉडी को या कुछ प्रोफेशनल पर्सन को नोटिफाई करके बताया जा रहा है कि भाई आप लोग भी अपना अकाउंट्स मेंटेन करो और जहां जरूरत है वहां स्टॉक भी मेंटेन करो, ठीक है, और उसको प्रॉपर जगह में रखो, मस्ट बी केप्ट एंड मेंटेन, ठीक है। तो रूल्स पर्टेनिंग टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, चलो इसके बारे में इनकम टैक्स कुछ रूल बता कर रखता है। रूल 6F याद रखे सर, इंपॉर्टेंट है। Rule 6F of the income tax rule contains the details relating to books of accounts and other documents to be maintained by certain professionals under section 44AA subsection 1. Prescribed class of persons. As per Rule 6F, Rule 6F क्या कहता है? Every person carrying on legal, medical, engineering or architectural professions or the professions of accountancy like chartered accountancy या CMA और technical consultancy, माने कोई भी technical knowledge उनके पास है, और इंटीरियर डेकोरेशंस और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिल्म आर्टिस्ट, है ना, शाहरुख खान का रिप्रेजेंटेटिव या सलमान खान का या कोई भी अक्षय कुमार का, shall be keep and maintain the book of account and other documents specified in rule 6F subsection 2 in the following cases, ठीक है। इस कुछ फॉलोइंग केस आपको बताया जाएगा जहां पर उनको अकाउंट्स को मेंटेन करना है और जहां जरूरत पड़ेगा वहां स्टॉक का भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। सर क्या रूल है? अगर कोई प्रोफेशनल का ग्रॉस रिसिप्ट, बिजनेसमैन जो प्रोडक्ट बेचता है ना उनका टर्नओवर होते हैं, याद रख लो सर आप लोग बात, उनका टर्नओवर बताया जाता है, पर प्रोफेशनल लोग क्रॉस रिसिप्ट करते हैं क्योंकि वो अपना सर्विस देके कमाते हैं, कुछ नॉर्मली स्टॉक बेचता नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल्स हैं, नॉर्मली बेचने वाला बात तो है नहीं। अगर किसी का ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज्यादा होता है इन ऑल द 3 years immediately preceding the previous year, अगर किसी प्रोफेशनल का ग्रॉस रिसिप्ट 1,50,000 से ज्यादा होता है इन ऑल द 3 years immediately preceding the previous year, माने अगर आप 23-24, दिस इज द करंट असेसमेंट ईयर, इसके पिछले का 22-23 आपका करंट प्रीवियस ईयर, है ना, इन ऑल द 3 years immediately preceding the previous year, माने 22-23 के पिछले 3 साल, 21 माने 21 22 20 21 एंड 19-20, ठीक है, इन ऑल द 3 years immediately preceding the previous year, तो 22-23 के पिछला 3 previous years, ठीक है। इफ इज ग्रॉस रिसीव exceeds 1.5 लाख इन ऑल द 3 years immediately preceding the previous years, और if where the profession has been newly set up, अगर किसी का प्रोफेशन अभी अभी सेटअप हुआ है इन द प्रीवियस ईयर, माने से फॉर एग्जांपल 22-23 में, एंड हिज ग्रॉस रिसीव लाइकली टू एक्सीड, माने ऐसा लग रहा है कि उसका ग्रॉस रिसीव 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, इन दैट ईयर, लाइकली टू एक्सीड माने आपको ऐसा हो जाता है ना लोगों को कि इतना कितना कमाई हो जाएगा, सबको पता लग ही जाता है थोड़ा बहुत, तो ऐसे केसेस में वो भी अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। एक बात का ध्यान रखें, स्टूडेंट्स में नोट दैट द प्रोफेशनल्स whose gross receipts are less than the specified limit given above are also required to maintain books of accounts, but these have not been specified in the rule. सर बात को ध्यान से सुने, 1.5 लाख क्रॉस करने से, है ना, 3 साल में, तो करंट प्रीवियस ईयर का पिछले 3 साल, ठीक है, करंट प्रीवियस ईयर इज 22-23, इसका पिछला 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ओके। तो 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 1.5 लाख क्रॉस करें या फिर प्रीवियस ईयर में 1.5 लाख क्रॉस करें, तब तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करना ही है। पर एक बात ध्यान से सुने, बार बार बताया जा रहा है, ध्यान से सुने, स्टूडेंट्स में नोट दैट द प्रोफेशनल्स whose gross receipts are less than the specified limit, माने अगर हो सकता है किसी का 1.5 लाख से कम है, 1,30,000, 1,20,000, 1,40,000, समथिंग लाइक दैट, are also required to maintain books of account, but these have not been specified in the rule 6F. In other words, they are required to maintain such books of account and other documents as may be enable the assessing officer to compute the total income. उनके लिए 6F लागू तो नहीं हो पाएगा, बट असेसिंग ऑफिसर उनका टोटल इनकम कंप्यूट करेगा। कैसे कंप्यूट करेगा? असेसिंग ऑफिसर जाके क्या अकाउंट्स मैंने खुद बनाएगा क्या?
नहीं सर, असेसिंग ऑफिसर अकाउंट्स नहीं बनाते हैं। अगर असेसिंग ऑफिसर को डाउट होता है ना किसी के ऊपर, तो उनपे जाके पूछताछ करते हैं और उनके अकाउंट्स डिमांड करते हैं। तो सिंपल बात है कि अगर आप 1.5 लाख से कम भी हो तो आपको रिकमेंड है, कोई प्रोफेशनल है ऐसा, ठीक है, जिनके बारे में अभी अभी आपके साथ इतना सारा बात हुआ है, आप अकाउंट्स मेंटेन कर लो, ताकि असेसिंग ऑफिसर जब आपके वहां पर पहुंचे आपके ऑफिस में, तो उनको अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत ना पड़े और आपका हिसाब कर पाए, और आप इजीली लीगल प्रोसीडिंग से छुटकारा पा जाओ। नहीं तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा फिर से सारा चीज हिसाब करके, ठीक है, ध्यान रखें सर। अच्छा, क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है सर? आप लोग अकाउंटेंसी के साथ सभी कोई कनेक्टेड हो, है ना? चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट है ही, इनके नाम के आगे पीछे अकाउंटेंट वर्ड जुड़ता ही है। बट सीएस को भी अकाउंट्स का नॉलेज पूरा है, उनको भी ये सब चीज जानना पड़ता है। तो प्रेस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, सब रूल 2 ऑफ रूल 6F, रूल 6F सब रूल 2 में ये चीज बताया गया है कि कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करना चाहिए नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के केस में, या फिर प्रोफेशनल्स के केस में 44AA जिनके ऊपर लागू होता है। कैश बुक मेंटेन करना है सर। सर हम लोग तो भूल गए कैश बुक मेंटेन करना। सर याद कर लो फिर से, मैं बेसिक क्लास वापस स्टार्ट करूंगा, जो लोग भूल गए वो ज्वाइन कर लेना, जो लोगों को पता है वो याद करके थोड़ा रिवाइज कर ले। जर्नल, हाँ सर जर्नल, इफ अकाउंट्स का तो मेन बात यही है ना, अकाउंट्स शुरू ही होता है जर्नल से। इफ द अकाउंट्स आर मेंटेन ऑन मार्केंटाइल बेसिस, ड्यू बेसिस, हाँ मार्केंटाइल माने ड्यू बेसिस। लेजर, carbon copies of bills and receipt issued by the person whether machine numbered or otherwise serially numbered in relation to sums exceeding 25 टका। अगर आपका 25 रुपीज से ज्यादा का कुछ भी बिल है या रिसिप्ट है, आप उसका कार्बन कॉपी मेंटेन करें, माने डुप्लीकेट कॉपी मेंटेन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? 25 टका सर, इतना इंपॉर्टेंट है 25 टका। सर क्या बताए आपको, हर चीज इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट छोड़ेगा नहीं। Original bills and receipt issues to the person in respect of expenditure incurred by the person, or where such bills and receipts are not issued, payment vouchers prepared and signed by the person, provided the amount does not exceed ₹50। ठीक है, ओरिजिनल बिल्स एंड रिसिप्ट इशूड टू द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन, पर वेयर सच बिल्स एंड रिसिप्ट्स, जो भी बिल या रिसिप्ट आप दोगे या रिसीव करोगे, आर नॉट इशूड, पेमेंट वाउचर प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय द पर्सन, माने जो भी दुकानदार है या बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल्स है, प्रोवाइडेड द अमाउंट डज नॉट एक्सीड 50, where the cash book contains adequate particulars, the preparations and signing of the payment voucher is not required। अगर कैश बुक में सारे के सारे डिटेल्स है तो फिर वाउचर में साइन करने की जरूरत नहीं। मैंने अगर आप प्रॉपरली कैश बुक सारा मेंटेन कर लेते हो तो सारा हिसाब कैश बुक से ही मिल जाता है, इसीलिए बोला। इन केस ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन मेडिकल प्रोफेशन, ध्यान से सुनिएगा सर, अगर कोई बंदा मेडिकल प्रोफेशनल से, he will be required to maintain the following in addition to the list given above। माने ऊपर का जो अकाउंटिंग डेटा है, कैश बुक, जर्नल, लेजर, वो तो ठीक है, इनके साथ और भी कुछ चीजें जुड़ जाएगा। ए डेली केस रजिस्टर इन फॉर्म 3C, एन इन्वेंट्री अंडर ब्रॉड हेड ऑफ द स्टॉक ऑफ ड्रग्स, क्योंकि वो दवाई भी बेचता है ना, medicines and other consumable accessories as one of the first and the last day of the previous year used by for his professions। क्योंकि वो ड्रग्स बने, दवाई, ड्रग्स बने नशा वाला नहीं, मेडिकल हेल्थ वाला, ठीक है, उसको भी ड्रग्स ही बोलते हैं। इन्वेंट्री अंडर ब्रॉड हेड ऑफ द स्टॉक ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन्स एंड अदर कंज्यूमेबल एक्सेसरीज एज ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर हिज प्रोफेशंस। ठीक है, मेडिकल प्रोफेशनल के केस में फॉर्म 3C का केस रजिस्टर एंड इन्वेंट्री माने स्टॉक मेडिसिन का। प्लेस एट विच बुक्स टू बी केप्ट एंड मेंटेन, कहां पर अपना बुक्स रखेगा? नॉर्मली सब अपने ऑफिस में रखते हैं, जहां पर वो उसका प्रोफेशन का ऑफिस होते हैं। द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स विल बी केप्ट एंड मेंटेन एट द प्लेस वेयर द पर्सन इज कैरिंग ऑन द प्रोफेशन, सिंपल बात है। और वेयर देयर इज मोर देन वन प्लेस, अगर एक से ज्यादा प्लेस है, एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ हिज प्रोफेशन, माने एक तो कोई ऑफिस होगा, हो सकता है वो 2-3 जगह में काम करते हैं, 4 जगह में जाते हैं, लेकिन एक तो प्रिंसिपल होगा। If he maintain separate set of books of for each place, अच्छा अगर हर जगह के लिए अलग अलग करता है वो भी कर सकता है। Such books and documents may be kept and maintained at the respective places। हर ऑफिस का अलग अलग अकाउंट्स वो भी मेंटेन कर सकता है, लेकिन जहां जो ऑफिस है उसका अलग होगा, उस ऑफिस का अपना अपना अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप एक ऑफिस मेंटेन करते हो, आपका अलग अलग 4-5 ब्रांचेस है या आप अलग अलग जगह में जाते हो प्रोफेशंस के लिए, कोई बात नहीं, आप एक पर्टिकुलर ऑफिस में सारा डेटा रखो,
पीरियड फॉर विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एंड मेंटेन्ड, कितना दिन रखना पड़ेगा? सीबीडीटी कहता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैड आल्सो बीन एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब बाय रूल्स the period for which the books of accounts and other documents are required to be kept and maintained by the taxpayers. The above books of accounts and documents shall be kept and maintained for a minimum of 6 years from the end of the relevant assessment year. ठीक है, जिस असेसमेंट ईयर का हिसाब है उसके बाद से कम 6 साल आपको और उसको रखना पड़ेगा, यानी 22-23 का हिसाब कम से कम अगला 6 साल के लिए आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, 44AA क्लियर है सर बातें? बोलो। समझ आ रहा है कि नहीं आया? Yes. अच्छा, इसका कुछ और एक्सेप्शनल पॉइंट भी है, ठीक है, 44AA का, इसमें बात कर लेते हैं। और इससे पहले एक एग्जांपल सॉल्व कर लो, आपको थोड़ा सुविधा होगा कि सर 44AA से कैसा क्वेश्चन या हो सकता है, किस तरह का सवाल जवाब नॉर्मली हो सकता है। तो चलो आप क्वेश्चन को पहले पढ़ो, इजी है बट प्लीज पहले क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़ रहे हो सर कि मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा? सर विनोद कौन? कोई भी हो सर, एसएससी विनोद कौन है? एसएससी विनोद इज ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज फिल्म आर्टिस्ट। अरे वाह, कौन सा फिल्म आर्टिस्ट? बॉलीवुड वाले कि हॉलीवुड वाले कि टॉलीवुड वाले? सर हॉलीवुड को छोड़ते हैं। अच्छा, टॉलीवुड माने तमिल इंडस्ट्री की बंगाल इंडस्ट्री? बंगाल इंडस्ट्री को भी तमिल मतलब टॉलीवुड बोलते हैं, है ना? और लेकिन सर ऑल ओवर इंडिया टॉलीवुड माने तमिल इंडस्ट्री होता है, ठीक है? ऑल ओवर इंडिया लोग टॉलीवुड माने तमिल समझते हैं, बट बंगालीज लोगों को पूछो टॉलीवुड माने वो टॉलीगंज वाला समझेगा, यानी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री भी बड़ा है पर कंपेयर टू तमिल तेलुगु थोड़ा पीछे ही है बिजनेस के एंगल से। सर पीछे क्यों? सर बंगालीज को पूछो, उनको लगेगा उनका प्रोसेनजीत जी बहुत बड़ा है। हाँ, सबका अपना अपना बड़ा ही होता है, बट अगर इंटरनेशनल लेवल कवरेज के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री नेशनल मतलब इम्पोर्टेंस अभी भी डेवलप नहीं कर पाया। सर क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं कर रहा है ना, उस तरह का स्टोरी लाइन नहीं है। हाँ, नेशनल अवार्ड के लिए ठीक है पर बिजनेस के लिए नहीं, ठीक नहीं है। नेशनल अवार्ड अच्छा मिलता है बंगाली इंडस्ट्री। चलो सर, ये सब कहानी थोड़ी ना एग्जाम में पूछेगा। अच्छा, विनोद इज ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज फिल्म आर्टिस्ट, हिज ग्रॉस रिसीप्ट फ्रॉम प्रोफेशन एज अंडर फाइनेंशियल ईयर 1920 को 1,15,000 का रिसिप्ट हुआ है, 2021 को 1,80,000 का, और 21-22 में 2,10,000 का। What is his obligation regarding maintenance of books of accounts for assessment year 23-24 under section 44AA of the Income Tax Act 1961? कितना सिंपल सा सवाल है। हाँ, अगर कभी पढ़ा ना होता तो यही सिंपल सवाल जहर लगता। हाँ, जहर समझते हो कि कहाँ से पूछ लिया, लेकिन अगर पढ़ लिया तो इतना भी जहर नहीं लग रहा है। लेकिन सर जवाब क्या दे? सर जवाब वही होगा जो इसके प्रोविजंस में लिखा, अभी पढ़ा। तो सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1 requires every person carrying on any profession notified by the board in the official gazette, in addition to the professions already specified therein, to maintain such books of accounts and other documents as may enable the assessing officer to compute his total income according to the provisions of the Income Tax Act 1961. As per Rule 6F, अगर 6F follow करा जाए तो person carrying on a notified profession shall be required to maintain specified books of accounts अगर उसका gross receipt in all the 3 years immediately preceding the relevant previous year exceeds 1.5 lakh, or if it is a new profession then अगर previous year मतलब जिस साल previous year में मतलब जिस साल प्रोफेशन सेटअप हुआ है उस साल अगर 1.5 लाख क्रॉस कर गया तो ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज हो सकता है। न्यू प्रोफेशन के केस में न्यू वाला, और पुराना है तो 3 साल में 1.5 लाख अगर एक्सीड कर रहा है तो इट इज प्रेजेंट केस विनोद इज अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज फिल्म आर्टिस्ट which is notified profession, है ना, as per the 44AA,
since his gross receipt have not exceed 1,50,000 in financial 1920, फाइनेंशियल ईयर 1920 में उनका ग्रॉस रिसीप्ट 1.5 लाख क्रॉस नहीं किया था, 3 साल में करना चाहिए था। फाइनेंशियल ईयर 1920 में 1,15,000 है, 2021 में 1,80,000 है, 21-22 में 2,10,000 है। नाउ क्वेश्चन इज दैट अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है 6F के हिसाब से? सर आपका जवाब क्या होना चाहिए, क्या लगता है, बोलो। यस होना चाहिए क्योंकि 1.5 लाख तो क्रॉस कर रहा है। सर बाद में क्रॉस कर रहा है तो उसके लिए तो 6F फुलफिल हो जाएगा, लेकिन पिछले 3 साल में होना चाहिए था, लेकिन पहला साल में तो नहीं हुआ। कंडीशन क्या था? अगर आप न्यू स्टार्टअप हो तो पिछले साल में 1.5 लाख क्रॉस किया तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप पुराना स्टार्टअप हो तो पिछले 3 साल में क्या आप ओवरऑल 1.5 लाख क्रॉस कर रहे हो एवरी ईयर? इन द करंट सिनेरियो 1920 में 1,15,000, 2021 में 1,80,000, 21-22 में 2,10,000। रूल कहता है if the gross receipt in all the 3 years immediately preceding the relevant previous year exceeded 1.5 लाख, all the 3 year बोला है, तो क्या 3 सालों में, तीनों सालों में 1.5 लाख क्रॉस किया है? नहीं नहीं ना, इसका मतलब 6F फुलफिल हो पाएगा सर? नो सर। समझ रहे हो? तो क्या उनको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा? नहीं हाँ करना पड़ेगा, 6F के नाते नहीं पर करना पड़ेगा। अभी अभी आपको मैंने बताया 6A फुलफिल नहीं कर रहा है। Vinod is a person carrying on profession as a film artist, which is notified profession since his gross receipt has not been exceeded 1.5 lakh in a financial year 1920. The requirement under section 44AA to compulsory maintain the prescribed book of account is not applicable to him. However, Mr. Vinod required to maintain such books of account as would be enable the assessing officer to compute his total income. But फिर भी विनोद को अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए ताकि असेसिंग ऑफिसर उनका टोटल इनकम कंप्यूट कर पाए। 44AA फुलफिल नहीं हुआ, 6F भी फुलफिल नहीं हुआ 44AA के अंदर रूल, बट फिर भी अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए ताकि एटलीस्ट असेसिंग ऑफिसर उनका अकाउंट्स माने हिसाब कर पाए। ओके, यही तो बात कुछ देर पहले हुआ, इसी पॉइंट को हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े। Students may note the professionals whose gross receipts are less than the specified limit. They are required to maintain such books of account and other documents as they enable the assessing officer to compute the total. रूल के हिसाब से तो नहीं है, पर फिर भी करना पड़ेगा ताकि असेसिंग ऑफिसर कर पाए। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी कह रहा है। बात समझ में आया सर? फर्क समझ में आया? रूल फुलफिल नहीं हुआ, ना तो 44AA ना ही 44AA के अंदर रूल 6 है, बट फिर भी करना चाहिए ताकि असेसिंग ऑफिसर कर। मैंने रिकमेंडेड है कि अकाउंट्स मेंटेन करो, बट कंपलसरी नहीं। ओके, समझा कि नहीं? हाँ सर। कि सवाई बुझते पाल लो ना, सबके दिमाग में गया सर बात? बोलो। कोनिका, आयन, समन्विता, शालिनी, सनोन, टेल मी सर, क्लियर ना? हाँ, इतना धीरे धीरे बोलोगे तो क्या लगेगा? राहुल, अरे हाँ या ना? हाँ, आपका चुप्पी को मैं हाँ समझू कि ना समझू? चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बातें हैं। पहली मुलाकात है सर? नहीं सर, पहली मुलाकात है। समझ में आ गया सर? ओके सर। सर आप गाना मत गाया करो सर, क्या करे ऐसा। मैंने इस तरह का जो सब्जेक्ट्स है हम लोगों का, जो टैक्स है ना, टैक्स में आप लोगों को कैलकुलेशन करना तो पड़ता है, पर पहले लॉ पढ़ना पड़ता है। आप लोग बोलोगे सर लॉ पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, इसलिए मैं लॉ में थोड़ा सा
क्या बोलेंगे इसको, मैंने लॉ के अंदर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट घुसाने के लिए, ठीक है, कभी कभी गाना गा देता हूँ, ऐसे कभी कभी मतलब का गाता हूँ, कभी बिना मतलब का। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशंस अदर देन नोटिफाइड प्रोफेशंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 44AA सबसेक्शन 2। सर ये किसके लिए बता रहा है? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन नोटिफाइड प्रोफेशंस। यानी अभी अभी हम लोग जिनके बारे में पढ़ के आए उनको छोड़ के किसी और के लिए क्या मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी है? तो उसके बारे में कुछ, जैसे कि सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1 एंड 44AA सबसेक्शन 2। 44AA सबसेक्शन 1 जो है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए लागू होता है। एन इंडिविजुअल और एचयूएफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशंस। इंडिविजुअल बने हम आप जैसे लोग, एचयूएफ बने जिनका ज्वाइंट फैमिली बिजनेस चलता है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग में ही हम लोग इनकम टैक्स बेसिक्स में ही इनके बारे में पढ़ते हैं, एचयूएफ के बारे में, जो ज्वाइंट फैमिली बिजनेस है, जिसके माने नाम हिंदू अनडिवाइडेड क्यों दिया है उसका भी मैं बताता रहता हूँ, बेसिक्स में भी बताता हूँ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉ है, ये कॉन्सेप्ट एज पर दी टैक्स लॉ, इसमें हिंदू रिलीजियस का जो पर्संस होते हैं, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, बेसिकली दीज आर द इंडियन रिलीजियस कॉन्सेप्ट। यानी इंडिया से ही इनका रिलीजियन जो बेसिक्स हैं ये डेवलप हुआ है। इस्लाम का जो बेस है वो इंडिया का नहीं माना जाता नॉर्मली, ठीक है, बट इंडिया में इस्लाम का फॉलोअर्स बहुत है, ठीक है, ऑलमोस्ट 30%, 30 नहीं, सॉरी मैं ज्यादा बोल दिया, 15 to 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, 15 से 20% एटलीस्ट इस्लाम का फॉलोअर्स है हमारे देश में। और इवन पाकिस्तान से भी ज्यादा इस्लाम के फॉलोअर्स इंडिया में देखने को मिलता है। यानी पाकिस्तान एक फुल्ली इस्लामाइज्ड कंट्री है, इंडोनेशिया सबसे बड़ा है। तो सर ये बात नहीं करना चाहता, करना ये चाहता हूँ कि कोई इसमें जात पात का कोई बात नहीं है, धर्म का बात नहीं है, मेन बात है कि ज्वाइंट फैमिली बिजनेस का कुछ पैटर्न होते हैं। ऐसे मुस्लिम लोगों के अंदर भी, मुस्लिम फैमिलीज का भी ज्वाइंट बिजनेस होते हैं, बट उनका कुछ अपना पर्सनल लॉ होते हैं, ठीक है। और हिंदू या जैन, सिख, बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट में जो ज्वाइंट फैमिली बिजनेस होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, कि मैंने बिजनेस का सक्सेशन में किसको जाएगा, बिजनेस का कौन ओनर है, कौन बिजनेस में, नॉर्मली ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है ना, 4-5 भाई होते हैं, है ना, उनका एक ज्वाइंट बिजनेस चलता है। तो इस तरह सा होता है, तो कौन बिजनेस का मालिक बनेगा, नहीं बनेगा, किसको ओनर माना जाए, किसको नहीं माना जाए, इसको लेके कुछ पर्सनल लॉ का कॉन्सेप्ट है। तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इस्लामिक कॉन्सेप्ट को इसके बाहर रखा गया है नॉर्मली, और बाकी सबको एक साथ रखा गया है। ये इसका पूरा डिटेल्स डिस्कशन मैंने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में एक बार करके रखा है, ठीक है, तो वहां पर भी बताता रहता हूँ। मैंने किसी को ऐसा ना लगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोल दिया, बाकी को नहीं बोला, अरे सर ऐसा बात नहीं है, हिंदुस्तान है तो थोड़ा हिंदू वर्ड का इस्तेमाल ज्यादा होगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान, है ना, क्योंकि ये जगह हिंदू लोगों का ही है सर, इसका मतलब बाकी इंडिया में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी है ना, क्योंकि इंदौन इंदौन कहाँ से आया? इंदस वैली सिविलाइजेशन से। इंदस वैली माने इंदस वैली के पास जो भी सिविलाइजेशन बना है उसको बाहर के लोग इंदौन कहता था। फिर जो लोग इंदो बोल बोल के, ईरान के लोग ना इंदो नहीं बोल पाता था, वो हिंदो हिंदो कहता था, यानी इंदास के पास रहने वाले लोगों को वो लोग हिंदू हिंदू बाहर वाले लोग बोलते थे। तो फिर उसी से नाम पड़ा हिंदुओं का स्थान, इसलिए नाम पड़ा हिंदुस्तान, ठीक है, ये कारण है। इसमें धर्म जात पात जो करना है, जिसको करना है करे, बट मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। यूरोपियंस लोग हमें इंदो इंदो कहता था, ठीक है, इसलिए बाद में ब्रिटिश लोग हमें नाम दे दिया इंडियन, ठीक है। तो इंदो, इंडियन, हिंदू, ये सब एक ही पर्पस में बना है, सब इंदास वैली से बना है। सिंध, जिसको भी हिंदी में हम लोग बोलते हैं सिंध सभ्यता, ऐसे हमारा देश का एक्चुअल नाम भारत है। हाँ सर, इंडिया का एक्चुअल नाम भारत है, भारत, भारत या भारतवर्ष, दैट इज द रियल नेम ऑफ इंडिया। बाकी तो दुनिया ने नाम दिया है, हिंदुस्तान नाम भी उसी तरह से आया है, बाहर वाले लोग बोलता था इसलिए नाम है। और रिलीजियस कॉन्सेप्ट पे बोला जाए, जो इंडिया का ओरिजिनल रिलीजियस कॉन्सेप्ट है वो है सनातनी, ठीक है, उसको हिंदू नाम तो आजकल लोग बोलते हैं, बट दैट इज एक्चुअली सनातनी।
जैसे बुद्धिस्ट है ना, जैसे उसी तरह सनातनी कल्चर बोला। सर ये टैक्स का क्लास चल रहा है कि धर्म का क्लास चल रहा है? अरे नहीं सर, मन में सवाल आता है ना तो बोल दिया जाता है, और कुछ नहीं। मैंने मन में ना कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्या जबरदस्ती गवर्नमेंट ने ईचयूएफ का नाम दे दिया? कोई जात पात है क्या? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। बाकी सब अपना अपना बिलीव, अपना अपना जो भी क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो करे ना, उसमें क्या प्रॉब्लम। बट ये देश का जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और कोई बात नहीं। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ बोथ एचयूएफ के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, या इंडिविजुअल जो होते हैं, ठीक है, उनका जो इनकम है, एन इंडिविजुअल और एचयूएफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन नोटिफाइड प्रोफेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1 must maintain such books of accounts and other documents as may enable the assessing officer to compute his total income in accordance with provisions of income tax act and in the following circumstances। माने कब एचयूएफ को या इंडिविजुअल्स को अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, ठीक है। अगर वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में है जो पुराना चले आ रहे हैं, या फिर न्यू बिजनेस में है अभी अभी सेटअप हुआ है लास्ट ईयर, दोनों का बोला। इन केस वेयर द इनकम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स 2,50,000, अगर बिजनेस का इनकम 2,50,000 क्रॉस कर रहा है, या टोटल सेल्स और टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट्स एज द केस में बी इन द बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स 25 लाख, अगर बिजनेस का टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट्स एज द केस में, नॉर्मली ग्रॉस रिसीप्ट वाला कॉन्सेप्ट प्रोफेशन में लागू होता है और टर्नओवर या सेल वाला कॉन्सेप्ट बिजनेस पे लागू होता है, ठीक है, एज द केस में, इसलिए बोला इन द बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स 25 लाख in any of the three immediately preceding previous year, in any one of, if any one of the 3 years immediately preceding the accounting year, जैसे करंट अकाउंटिंग ईयर क्या है 23-24, ठीक है, तो करंट अकाउंटिंग ईयर 23-24 है, 23-24 के पिछला 3 साल अकाउंटिंग ईयर माने जो करंटली चल रहा है, ठीक है, इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। तो 22-23, 21-22 एंड 20-21, ओके, 3 साल हो गया। तीनों सालों में से कोई भी एक साल में, any one of the 3 years immediately preceding the accounting year, that is current accounting year, अगर किसी का भी ग्रॉस रिसीप्ट या टर्नओवर या सेल्स 25 लाख क्रॉस करता है और इनकम या फिर इनकम 2.5 लाख क्रॉस करता है, मैंने प्रॉफिट बेसिकली, तो उन्हें अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। अगर न्यूली सेटअप बिजनेस है, मैंने अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इन केस वेयर द बिजनेस और प्रोफेशन इज न्यूली सेटअप इन एनी प्रीवियस ईयर, if the income from business or profession is likely to exceed, अगर किसी को लग जाता है कि भाई मेरा इनकम तो 2.5 लाख क्रॉस कर जाएगा या फिर मेरा ग्रॉस रिसीप्ट 25 लाख क्रॉस कर जाएगा, से फॉर एग्जांपल 23-24 में किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया या 22-23 में स्टार्ट किया, ठीक है, और उनको लग रहा है कि बिजनेस में उनका इनकम 2.5 लाख क्रॉस कर जाएगा या ग्रॉस रिसीप्ट, ठीक है, 25 लाख क्रॉस कर जाएगा, आप समझ रहे हो ना, तो फिर उनको भी अकाउंट मेंटेन करना चालू कर देना चाहिए। ये 44A सबसेक्शन 1 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, समझ रहे हो। पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, ठीक है, ये सब इनकम टैक्स में पर्सन है। 7 पर्सन के बारे में इनकम टैक्स कहता है सर। इंडिविजुअली जो लोग बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का क्लास अभी तक नहीं किए, वो लोग बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स जरूर एक बार कर लो बैकअप से, बाद में वापस जब बेसिक्स होगा तब और एक बार कर लेना, ठीक है। पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, एवरी पर्सन other than individual HUF carrying on any business or profession other than the notified profession referred to in 44AA subsection 1 must maintain such books of accounts and other documents as may be prescribed। Existing business and profession के केस में मैंने इन पे जिनके बारे में अभी बात किया जा रहा है सर, जैसे कि कौन हो सकता है, AOP हो सकता है, BOI हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई कंपनी भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो सकता है, ठीक है। टोटल 7 जो भी है उनमें से इंडिविजुअल एचयूएफ को हटा दो, बाकी किसी के बारे में भी ये बात हो रहा है, ठीक है। अगर उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड प्रोफेशंस इन केस द इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स 1,20,000 और द टोटल सेल्स और टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट एज द केस में भी, या फिर अगर सेल्स का बात है तो 10 लाख क्रॉस कर रहा है इन एनी ऑफ द 3 इयर्स इमीडिएटली प्रेसिडेंट अकाउंटिंग। ध्यान रखे बात का, इनकम के एंगल से देखा जाए तो 1,20,000 ओनली। Every person carrying on any business or profession other than notified professions in section 44AA subsection 1 and individual HUF को छोड़ के अगर कोई और बिजनेस है, ठीक है, कोई और तरह का कोई भी पर्सन है
उनके केस में 1,20,000 अगर इनकम है, और अगर ग्रॉस रिसिप्ट का बात है तो 10 लाख, 3 साल में, कोई भी 1 साल में, उनको भी अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। और अगर वो न्यूली सेटअप हुआ है तो करंट अकाउंटिंग ईयर में या करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर उनका इनकम लाइकली टू एक्सीड 1,20,000 है या लाइकली टू एक्सीड 10 लाख है, ठीक है, टर्नओवर के केस में, तो उन्हें भी अकाउंट मेंटेन कर लेना चाहिए। अकाउंट मेंटेन के बारे में और भी कुछ बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है। कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं ना, लोअर इनकम दिखाते हैं, शोइंग लोअर इनकम इज कॉम्प्यूट इनकम कंप्यूटेड ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44AE। सर ये 44AE का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे, मैंने नेक्स्ट वीक मैंने अगला बुधवार को करेंगे। 44AE 44AB, ये दो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, और 44AD। ओके, तो 44AD जो है वहां पर एक्चुअली प्रिजम्पटिव बेसिस का कॉन्सेप्ट भी है और 44AE का भी एक एरिया आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रिजम्पटिव बेसिस क्या होता है, ये ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुका है। मैंने शिवम के ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था, शिवम, मिस्टर शिवम बोल के कोई है, उसका एक क्वेश्चन था जिसमें अल्टीमेटली लास्ट में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम फॉलो हुआ था। मैंने जो लोग अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, ठीक है, एक्चुअली उनका टर्नओवर अकाउंट्स मेंटेन के लिए नहीं होता है, या फिर टर्नओवर है पर अकाउंट्स मेंटेन का हेडेक नहीं ले सकता, तो गवर्नमेंट उनके लिए प्रिजम्पटिव सिस्टम रखता है, लेकिन उनको ज्यादा अमाउंट टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, लम सम में टैक्स देना पड़ता है नॉर्मल लोगों से। तो अगर कोई प्रिजम्पटिव स्कीम में है और अपना इनकम को कम कर रहा है जो नॉर्मली कंप्यूटेड करने से ज्यादा हो रहा है, और सेक्शन 44BB और सेक्शन 44BBB के हिसाब से, where profits and gain from business are calculated on presumptive basis under section 44AE or section 44BB or section 44BBB, and the assessee has claimed that his income is lower than the profit or gains or deemed to be profit and gain of his business, and assessing officer को लगता है कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, तब भी गवर्नमेंट उनको अकाउंट्स मेंटेन के लिए बोल देगा। मैंने ये, हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं, हम लोग ये बात करना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट कब अकाउंट्स मेंटेन के लिए कंपलसरी करता है, ठीक है, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे 3-4 पॉइंट्स है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन नोटिफाइड पर्संस रेफर टू इन सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1 एंड 44AA सबसेक्शन 2, इसको छोड़ के बाकी और किसको किसको अकाउंट्स मेंटेन के लिए गवर्नमेंट बोलता है। तो जहां पर भी गवर्नमेंट ये सिनेरियोस देखने को मिलता है, वो हर केस में गवर्नमेंट अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए होता है। तो ये जो 44AE 44BB 44BBB एंड 44AD का केस है ना, ये एक्चुअली नेक्स्ट क्लास का सेक्शन है। ये देखो 44AB तो आप लोगों को मैंने पहले भी समरीटिकली बताया था कि 44AB बेसिकली किसके बारे में बात करता है, 44AB टैक्स ऑडिट के बारे में बात करता है कि किसके लिए टैक्स को ऑडिट करवाना जरूरी है, वीवीआईपी पॉइंट्स है, ठीक है। फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा 44AB के बाद 44AD ADA एंड 44AE तीनों सेक्शन एक साथ पढ़ेंगे सर। ये बेसिकली प्रिजम्पटिव स्कीम का बेसिस है, ठीक है। प्रिजम्पटिव स्कीम में कौन आते हैं, जो अकाउंट्स मेंटेन करके टैक्स प्रोवाइड नहीं करता, जो बिना अकाउंट्स मेंटेन करते हुए लम सम अमाउंट पे गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करते हैं, उन्हें प्रिजम्पटिव स्कीम का अंदर रखा जाता है। इसमें 3 सेक्शन कवर होता है, 44AD 44ADA एंड 44AE। डोंट वरी, वीवीआईपी पॉइंट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रिजम्पटिव स्कीम से सवाल पूछ ही लेता है, तो 44AD से भी पूछ सकता है, 44ADA से भी हो सकता है एंड 44AE से भी हो सकता है। नॉर्मली 44AD एच हुए पार्टनरशिप इंडिविजुअल इसके लिए लागू होता है, 44ADA नॉर्मली पार्टनरशिप बिजनेस में ज्यादातर चलता है, ठीक है, और 44AE जो ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में होता है ना, लॉजिस्टिक बिजनेस में, उनके लिए लागू होता है। सो ये किसके लिए क्या लागू होता है, माने कब 44AD लागू होता है, कब 44ADA लागू होता है, कब 44AE लागू होता है, ये जो वीवीआईपी पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स एंड 44AB दैट इज टैक्स ऑडिट का पॉइंट, ठीक है। ये चारों पॉइंट लेके हम लोग नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे और पीजीपीपी का कंप्लीशन कर लेंगे, ठीक है। माने ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा जो पीजीपीपी में हम लोग डिस्कस नहीं किए होंगे, ठीक है सर। आज का 2 सेक्शन क्लियर है, प्लीज मुझे बता दो सर। आज मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ाया, एक आपका 43CA का और एक आपका 44AA का, और 44AA में मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स के बारे में था और 43CA स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर था। यस, समझ में आया होगा, बोलो सर। यस
यस सर। हाँ सर। थैंक यू सर। तो पूरा पीजीपीपी को छान मार लो सर, क्योंकि पीजीपीपी में मैं टेस्ट रखने वाला हूँ, ऑफलाइन टेस्ट। ओके, ऑफलाइन टेस्ट रखने वाला हूँ, तो जल्दी जल्दी रेडी करो, देरी ना करो सर। आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीक बाकी बात करेंगे। ओके, मैं डेट डिक्लेयर कर दूंगा कि कब ऑफलाइन टेस्ट के लिए आप लोग को आना है। सर ओके सर, बाय, गुड नाइट सर। बाय सर। बाय सर। हाँ बोलो सर। 44AA में जो बताया गया ना कि ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख का होना चाहिए था जी जी अकाउंट जी। करने के लिए, हाँ हाँ। सर